अब हम लोग अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है जो कि लीगल मैगजिम्स के ऊपर में है, हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये चैप्टर डायरेक्टली इसलिए स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद मतलब जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के बाद ये चैप्टर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके पहले जो दो चैप्टर्स यहाँ पे थे, गाइडिंग रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड सब्सिडियरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, इसके ऊपर में कोई भी रेलिवेंट क्वेश्चन जो है वो आज तक यूनिवर्सिटी ने नहीं पूछा है। सो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे हम लोग ये दोनों चैप्टर्स नहीं कर रहे हैं। वाई? बिकॉज वी आर जस्ट स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम्स। तो हम यहाँ पे अभी सिर्फ मैगजिम्स के ही ऊपर में यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। अब ये जो मैगजिम्स हैं, ये मैगजिम्स सारे के सारे लैटिन में ही हैं। ऑल द मैगजिम्स आर इन लैटिन। वाई? बिकॉज जैसे हमारे देश के सारे भाषा संस्कृत से आए हैं, ठीक उसी तरीके से इंग्लिश जो है वो लैटिन से आया हुआ है। तो लैटिन इज़ द फाउंडिंग लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ये जो है चैप्टर ये लैटिन मैगजिम्स के ऊपर में ही बेस्ड है। ठीक है। एंड जैसे ही लैटिन मैगजिम्स का नाम आता है तो लोगों को जो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे होती है वो यही है कि इसको याद कैसे रखें, हाउ टू रिमेंबर ऑल दिस। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हमें जो याद रखना है वो ये है कि लैटिन से इंग्लिश का ये हुआ है, जन्म हुआ है। ठीक है। इंग्लिश हैज़ टेकन बर्थ फ्रॉम लैटिन। इसका मतलब यही हुआ कि बहुत सारे शब्द जो कि अगर हम लैटिन में देखेंगे तो वो हमें इंग्लिश में भी दिखाई देगा, और अगर डायरेक्टली पूरा का पूरा वर्ड या फिर वैसा कुछ ना दिखाई दे तो भी हम उसके आसपास में ज़रूर जा सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने अपने टीचर से सीखी थी कि कोई भी लैटिन मैगजिम हम एकदम से मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सारे लैटिन मैगजिम्स को हम रट लें। ठीक है। और इसका ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि लैटिन मैगजिम्स जो होते हैं उनमें जो वर्ड्स होते हैं, अगर सिर्फ उन वर्ड्स को हम लोग इंटरप्रेट करते हैं तो इन 90% ऑफ द केसेस हमें उसका एक लूज मीनिंग समझ में आ ही जाएगा। ठीक है। अब जैसे एक लैटिन मैगजिम है एक्सप्रेसियो यूनिस एस्ट एक्सक्लूसियो ऑल्टेरियस। ठीक है। ये एक लैटिन मैगजिम है। अब ये लैटिन मैगजिम अगर कोई बहुत मतलब अगर कोई एकदम पहली बार देखेगा तो उसको ये लैटिन मैगजिम ना समझ में आएगा और ना ही वो इसको मतलब ये कर पाएगा, मतलब इसके आगे प्रोसीड कर पाएगा। बट ये सिर्फ एक धोखा है। अगर हम इसके हर एक वर्ड को ध्यान से देखें और उसका नॉर्मल इंग्लिश मीनिंग भी निकालने जाए तो हम उसे 90% केस में यहाँ पे आराम से समझ सकते हैं। तो ये जो मैंने लैटिन मैगजिम बोला एक्सप्रेसियो यूनिस एस्ट एक्सक्लूसियो ऑल्टेरियस, तो इसमें अगर सभी वर्ड्स को देखें तो जो सबसे पहला वर्ड हमारा यहाँ पे है वो है एक्सप्रेसियो। एक्सप्रेसियो हमारे इंग्लिश वर्ड एक्सप्रेशन से मेल खाता है या फिर एक्सप्रेस्ड से मेल खाता है। यूनियस मतलब यूनियस वर्ड जो है वो यूनिक से यहाँ पे मेल खाता है, तो यूनियस का मतलब वन, एस्ट मतलब इज, एक्सक्लूसिव एक्सक्लूड वर्ड से इस्तेमाल होता है, और ऑल्टेरियस का मतलब ये ऑल्टरनेटिव जैसा साउंड कर रहा है। तो अगर हम नॉर्मली देखें तो एक्सप्रेशन वन इज एक्सक्लूड अदर, ऑल्टरनेटिव। तो बेसिकली एक चीज़ को अगर एक्सप्रेसली स्टेट कर दिया गया है तो वो दूसरा चीज़ को ऑल्टरनेटिवली जो भी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उसको वो एक्सक्लूड कर देता है। यही इस मैगजिम का मेन मतलब ये इस मैगजिम का मतलब है। एंड हम सिर्फ लैटिन के वर्ड्स को भी अगर इधर उधर करके थोड़ा बहुत देखें तो वो भी हमें उस मैगजिम का जो आंसर है वो 90% केसेस में बता देगा। सो दिस इज़ ऑल आई वांट टू से कि डू नॉट मतलब एक ही इसी चीज़ पे हमेशा स्ट्रेस मत करना कि ये चीज़ मतलब इसका मुझे मीनिंग याद नहीं हो रहा या फिर मैं इसे मेमोराइज नहीं कर पा रहा हूँ। वाई? बिकॉज वो उसका ज़रूरत भी नहीं है। हम अगर सिर्फ उसके जो लैटिन मैगजिम्स के जो वर्ड्स हैं अगर हम उन वर्ड्स को सिर्फ ऊपर नीचे करके देखें तो भी हम अच्छा खासा यहाँ पे उसका जो मीनिंग है उसे समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये इसका बेसिकली एक चीज़ है जो कि मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसके बाद अब हम धीरे धीरे करके जो आगे के पार्ट्स हैं उसको हम देखते हैं। अब ये जो चैप्टर है इसमें मैक्सिमम हमें सिर्फ शॉर्ट नोट्स के ऊपर में ही यहाँ पे ध्यान देना है और लैटिन मैगजिम्स के बारे में यहाँ पे लिखना है, और लैटिन मैगजिम्स को लिखना है और उसके बाद उनके ऊपर में अगर कोई एक दो केस लॉज अगर याद हो जाए तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है।
तो जो यहाँ पे पहला वाला है वो है एजुजडम जेनेरिस। अब इसमें अगर लूजली इसका ट्रांसलेशन किया जाए तो एजुजडम वर्ड शायद हमें ना पता हो, कोई ज़रूरत नहीं है। जेनेरिस वर्ड का मतलब होता है एक जनरेशन टाइप का, ठीक है। तो जनरेशन में क्या होता है, जनरेशन में ये होता है कि जो भी लोग एक जनरेशन को बिलोंग करते हैं उन सभी का एक जैसा यहाँ पे जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो ये जो एजुजडम जेनेरिस है वो इट मीन्स ऑफ द सेम काइंड और ऑफ द सेम स्पीशीज, ठीक है। अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। ये जो वर्ड व्हीकल होता है, ठीक है, ये जो मतलब एक सेकेंड, अच्छा ये इसमें नहीं है, इसके बाद वाला में है। तो इसका मतलब है इन एन एनुमरेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन एन एक्ट जनरल वर्ड्स following specific words may be construed with reference to the antecedent matters and the construction may be narrowed down by treating them as applying to things of the same kind as those previously mentioned, unless of course there is something to show that the wide sense was intended. If the particular words exhaust the whole genus, then the whole words are construed as embracing a larger genus, ठीक है। In other words, the adjustum generis rule is that where there are general words following particular specific words, the general words following particular specific words must be confined to things of the same kind as those specified, unless there is a clear manifestation of a contrary purpose. It is merely a rule of construction to aid the courts to find out that the true intention of the legislature to apply the rule the following conditions must exist. The statute shall contain an enumeration by specific words. The members of the enumeration constitute a class. The class is not exhausted by the enumeration. A general term follows the enumeration. There is a distinct genus which comprises more than one species. There is no clearly manifested intent that the general term may be given a broader meaning that the doctrine requires. अब बेसिकली ये है एजुजडम जेनेरिस वाला जो है वो ये कहता है कि अगर फॉर इंस्टेंस ये जो वर्ड होता है अब मान के चलो एक वर्ड है यहाँ पे व्हीकल, ठीक है। अब जब मैं ये वर्ड व्हीकल का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये जो जनरल वर्ड है व्हीकल, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब एक कार, इसका मतलब एक 3 व्हीलर, इसका मतलब एक SUV, एक बस, एक ट्रक, एक मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पे आ सकती है। व्हीकल का मतलब यहाँ पे एयरप्लेन भी आ सकता है, व्हीकल का मतलब यहाँ पे जहाज भी आ सकता है, ठीक है। अब फॉर इंस्टेंस कहीं पे व्हीकल वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, और व्हीकल वर्ड के नीचे में वहाँ पे लिखा हुआ है कार, फिर उसके बाद में लिखा हुआ है व्हीकल वर्ड लिखा हुआ है, उसके बाद में लिखा हुआ है कार, एंड आफ्टर दैट इट इज़ रिटन एज मोटर बाइक, उसके बाद में लिखा हुआ है बस, उसके बाद में लिखा हुआ है ट्रक। अब यहाँ पे जो व्हीकल वर्ड है, व्हीकल वर्ड के बाद में, क्योंकि ये सारे व्हीकल एक जनरल वर्ड है, बट इसके बाद में ये जो स्पेसिफिक वर्ड्स यहाँ पे लिखे गए हैं ये सभी के सभी उसी व्हीकल वर्ड के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब यहाँ पे एक जनरल वर्ड को हमने जो है यहाँ पे एक सेकेंड अब फॉर एग्जाम्पल कहीं पे एक एग्जाम्पल में लिखा हुआ है दैट दिस एक्ट अप्लाइज टू द यूज ऑफ कार्स, ट्रक्स, मोटरसाइकिल्स एंड अदर व्हीकल्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो व्हीकल वर्ड है ये एक बहुत ही जनरल वर्ड है, जो कि नॉर्मल सेंस में व्हीकल वर्ड का मतलब यहाँ पे कुछ भी निकल सकता है, ठीक है। कि व्हीकल का मतलब जैसे कि मैंने कहा जहाज भी होता है, फिर उसके बाद एयरप्लेन भी होता है, हेलीकॉप्टर भी होता है, कभी कभार लोकल ट्रेन बोल रहा हूँ, कभी कभार जो ट्रेन का इंजन होता है उसको भी व्हीकल नाम से यूज़ किया जाता है। बट जब कार्स, ट्रक्स, मोटरसाइकिल्स ये वर्ड्स को इस्तेमाल किया गया है एंड इसके बाद एक जनरल वर्ड को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि है व्हीकल, तो अब यहाँ पे कोई भी आदमी अगर व्हीकल वर्ड को देखेगा तो वो यही समझेगा कि ये व्हीकल्स जो यहाँ पे अदर व्हीकल्स का बात किया जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लैंड वाले व्हीकल्स का ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका एक
मान के चलो कोई लॉ बनाया गया जिस लॉ के तहत हम यहाँ पे जो भी व्हीकल्स या फिर जो भी मतलब बेसिकली जो भी गाड़ी सब जो ज़मीन पे चलते हैं हम उनके बारे में इसके ऊपर में ये करना चाहते हैं कि उसके ऊपर में लॉ बनाना चाहते हैं। तो हमने लॉ में क्या लिखा, दिस लॉ अप्लाइज टू कार्स, ट्रक्स, मोटरसाइकिल्स एंड अदर व्हीकल्स। अब ये जो अदर व्हीकल्स है, व्हीकल एक बहुत जनरल टर्म है जिसका मतलब कुछ भी हो सकता है। जमीन पे चलने वाला गाड़ी तो है ही, उसके साथ साथ आसमान में उड़ने वाला, पानी पे चलने वाला, स्पेस में जाने वाला कोई भी व्हीकल वर्ड हो सकता है। बट सिंस इसके पहले कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स जैसे कि कार, ट्रक्स, मोटरसाइकिल्स का इस्तेमाल कर दिया गया है, तो इसका मतलब यही होगा कि ये जो व्हीकल वर्ड है इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ज़मीन पे चलने वाले जो व्हीकल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब और एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ। मान के चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैक्सी ट्रक, मैं यहाँ पे लिखता हूँ छोटा हाथी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 16 व्हीलर ट्रक एंड अदर व्हीकल्स। अब नॉर्मली व्हीकल्स के केस में यहाँ पे कार, बस, मोटरसाइकिल, यहाँ पे सब कुछ आएगा। बट सिंस मैंने यहाँ पे सिर्फ जो है क्या बोलते हैं गुड्स व्हीकल का जो है वो 2-3 एग्जाम्पल दिया है एंड बाद में मैंने अदर व्हीकल्स वर्ड को इस्तेमाल कर दिया गया, तो कोई भी आदमी अदर व्हीकल्स वर्ड को देख करके ये नहीं वहाँ पे बोलेगा कि अदर व्हीकल्स का मतलब यहाँ पे सारे व्हीकल्स के बारे में बोला गया है जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल वगैरह वगैरह, नहीं। क्योंकि वहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड्स जैसे कि मैक्सी, छोटा हाथी, फिर 16 व्हीलर ट्रक, ये सारे वर्ड्स के बाद यहाँ पे अदर व्हीकल्स वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब ये अदर व्हीकल्स वर्ड जो है ये भी उन सारे गुड्स व्हीकल को ही डिनोट करता है। तो ये है एडजुस्डम जेनरिस का मतलब कि अगर किसी भी स्टैट्यूट में वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स दिए गए हैं, वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स दिए गए हैं एंड उस स्पेसिफिक वर्ड के बाद में एक जनरल वर्ड दे दिया गया है, तो वो जो जनरल वर्ड होगा उसका जो इंटरप्रिटेशन होगा वो हमेशा उन स्पेसिफिक वर्ड से ही उन स्पेसिफिक वर्ड्स के हिसाब से ही किया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कार, ट्रक, मोटरसाइकिल एंड अदर व्हीकल्स लिखा गया, तो ये जो एंड अदर व्हीकल्स यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे अदर व्हीकल्स का मतलब सिर्फ ज़मीन पे चलने वाले गाड़ी होंगे। अब फॉर इंस्टेंस यहाँ पे लिखा रहता है स्टीमर, बोट, यॉट, शिप, क्रूज एंड अदर व्हीकल्स, तो यहाँ पे हम लोग एंड अदर व्हीकल्स में सिर्फ और सिर्फ जो व्हीकल्स पानी पे चलते हैं हम उनकी बात करते। अगर ये लिखा रहता है हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, फिर उसके बाद में एयरप्लेन एंड अदर व्हीकल्स, तो यहाँ पे व्हीकल्स जो कि जनरल वर्ड है उसका मतलब सिर्फ एयरप्लेन होता। तो कोई भी जनरल वर्ड अगर किसी स्पेसिफिक वर्ड के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है तो वहाँ पे जो वो जनरल वर्ड होगा उसका भी मीनिंग स्पेसिफिक वर्ड के हिसाब से ही लिया जाएगा। ये देखने के लिए कि लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्या है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली तो व्हीकल का मतलब ये होता ही है कि उसमें कोई भी तरीके का गाड़ी वाली सब उसमें आ जाएगा, बट स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है तो वो जनरल वर्ड का भी मीनिंग स्पेसिफिक के साथ ही यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक है जो कि है नोसीटर असोसिस। ठीक है, एक सेकेंड। अब ये जो नोसीटर असोसिस वर्ड है इसका मतलब होता है एसोसिएट्स। ठीक है, नोसीटर एसोसिएट्स का मतलब होता है कि ये जो है ये एडजुस्डम जेनरिस के जैसा ही है। मतलब ये दोनों ही एडजुस्डम जेनरिस एक ही जैसे यहाँ पे दिखाई देते हैं। अब ये जो नोसीटर असोसिस है ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है एडजुस्डम जेनरिस से, बट जो मेन डिफरेंस या फिर बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि जो एडजुस्डम जेनरिस है वो एक ही तरीके के ऊपर में अप्लाई होता है। मतलब जैसे हमने वहाँ पे व्हीकल देखा था, ठीक है, अब ये जो व्हीकल वर्ड है उसके अंदर में लैंड व्हीकल्स भी आते हैं और उसके ऊपर में जो ये है लैंड व्हीकल्स आ गए, वाटर व्हीकल्स आ गए एंड एयर व्हीकल्स भी उसी के अंदर में आ गए, बट ये सारे के सारे व्हीकल्स ही हैं।
तो ये एड्यूस्डम जेनेरिस के अंदर में आएगा। लेकिन जो नोसीटर असोसिस है वो इससे थोड़ा अलग होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे हम लोग समझते हैं। मान के चलते हैं, हमने लिखा प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इसमें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं, ठीक है, एंड इसमें जो है और भी तरीके के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आते हैं। बट जब हमने यहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लिख दिया है, तो ये जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर्ड है इसका जो इंटरप्रिटेशन होगा वो हमेशा ही प्लांट्स और एनिमल्स को ध्यान में रख के ही किया जाएगा, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स को ध्यान में रख के ही यहाँ पे अदर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात किया जाएगा। अब फॉर इंस्टेंस इसको मान के चलो कोई लॉ बनता है जो कि प्लांट्स एंड एनिमल के ऊपर में अप्लाई करने के लिए बनाया गया, ठीक है। अब वहाँ पे ये लिखा गया दैट दिस लॉ अप्लाइज टू एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये तो एक बहुत ही जनरल एंड एक वाइडर कंसेप्ट है, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में बात किया गया है तो हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पे कंसिडर करेंगे जो कि या तो एक प्लांट होगा या तो वो एक एनिमल होगा। इसके अलावा और कोई चीज़ यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे कंसिडर नहीं होंगे, एलियन स्पीशीज़ यहाँ पे कंसिडर नहीं होंगे, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे ये तो एड्यूस्डम जेनेरिस में भी था। यस, ऐसा ही कंसेप्ट वहाँ पे भी है, बट एड्यूस्डम जेनेरिस एक ही तरीके के ऊपर में अप्लाई होता है। अब जैसे देखो ये जो प्लांट्स है और ये जो एनिमल्स है इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। प्लांट्स एक अलग स्पीशीज़ होते हैं एंड जो एनिमल्स हैं वो एक अलग स्पीशीज से आते हैं, बट ये लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के तहत इसके अंदर में आ जा रहे हैं। बट जब हमने एड्यूस्डम जेनेरिस की बात की थी तो वहाँ पे सारे के सारे व्हीकल्स के अंदर में ही आ रहे थे। मतलब बेसिकली नोसीटर असोसिस के ही अंदर में एड्यूस्डम जेनेरिस आता है, ठीक है। अब हमने नोसीटर असोसिस लिख दिया कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब या तो प्लांट होगा या तो एनिमल होगा, बट क्योंकि ये प्लांट और एनिमल आपस में यहाँ पे रिलेटेड नहीं है तो हम इनको एसोसिएटेड बोलते हैं एंड इसी वजह से ये नोसीटर असोसिस के अंदर में आता है। बट अब मान के चलो उसी प्लांट के अंदर में ये बोल दिया गया कि यहाँ पे प्लांट का मतलब है मैंगो ट्री, फिर उसके बाद में हो गया पपाया ट्री, फिर उसके बाद में हो गया मान के चलो लीची का ट्री, चीकू का ट्री एंड अदर ट्रीज। अब ये जो एंड अदर ट्रीज हैं तो अदर ट्रीज का मतलब तो सारे पेड़ हो गए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो पहले के ट्रीज यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं वो सारे फ्रूट बियरिंग ट्रीज हैं, तो यहाँ पे जितने भी अदर ट्रीज के अंदर में चीज़ें आएंगी वो भी सिर्फ फ्रूट बेयरिंग ट्रीज को ही यहाँ पे डिनोट करेंगी। लेकिन ये जो हमने यहाँ पे किया ये पहले वाले से किस तरीके से डिफरेंट है, यहाँ पे इस तरीके से डिफरेंट है कि यहाँ पे जो जनरल वर्ड है अदर ट्रीज, उसके साथ जो बाकी के वर्ड्स हैं वो सभी एक ही कैटेगरी के हैं। सारे के सारे यहाँ पे सिर्फ पेड़ों की ही बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो मतलब नोसीटर असोसिस में प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो यहाँ पे दो ऐसे चीज़ों के बारे में बात की जा रही है जो कि आपस में उतने ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हैं, ठीक है। दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। प्लांट्स अलग होते हैं, एनिमल्स अलग होते हैं, बट फिर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वजह से ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। बट जब इन्हीं में से अगर एनिमल्स को हमने उठा लिया, फॉर एग्जांपल हमने वहाँ पे लिख दिया लायन, चीता, टाइगर, लेपर्ड, फिर जैगुआर, ये सारे वर्ड्स को हमने वहाँ पे लिखा और उसके बाद में लिखा एंड अदर एनिमल्स, तो यहाँ पे हमें क्लियरली समझ में आएगा कि ये जो एंड अदर एनिमल्स हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स की ही बात की जा रही है, ठीक है। सो ओनली वाइल्ड एनिमल्स आर कंसिडर्ड ओवर हियर। तो ये है यहाँ पे एड्यूस्डम जेनेरिस जो कि एक ही टाइप के बारे में बात करता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया था ऑफ द सेम काइंड और स्पीशीज, लेकिन यहाँ पे एसोसिएशन करके
ये किया जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों आपस में बहुत हद तक सिमिलर हैं, बट डिफरेंस सिर्फ उनके स्कोप में है। एडजुस्टम जेनरिस एक ही तरीके के चीज़ में जनरल एंड स्पेसिफिक के हिसाब से यहाँ पे बांटता है, और नॉसिटर सोसिस जो है वो अलग अलग कैटेगरीज के बीच में जो है यहाँ पे इस तरीके से बांटता है। ठीक है, तो बेसिकली दीज टू आर द सेम थिंग बट दे आर डिफरेंट इन देयर स्कोप। ठीक है, so the word nocitor associates is mean it is known by its associates. In other words, meaning of a word should be known from its accompanying or associating words. It is not a sound principal interpretation of statutes to lay emphasis on one word disjuncted from its preceding and succeeding words. A word in a statutory provision is to be read in collocation with its companion words. The pristine principle based on the maxim nocitor associates has much relevance in understanding the import of words in statutory provision. ठीक है, मतलब नॉसिटर associates जो है वो एडजुस्टम जेनरिस का एक बहुत ही वाइडर कंसेप्ट है। एडजुस्टम जेनरिस सिर्फ एक कैटेगरी के ऊपर में एप्लीकेबल है, लेकिन नॉसिटर associates जो कैटेगरीज हैं उनको छोड़ करके अलग अलग चीज़ों के ऊपर में भी वो अप्लाई होता है। The rule states that where two or more words which are susceptible of analogous meanings are coupled together, they are understood in their cognate sense. It is only when the intention of the legislature in associating wider words with words of narrower significance is doubtful that the present rule of construction can be usually applied. ठीक है, so दीज आर मतलब ये उसका ऑब्जेक्टिव है कि ये देखने के लिए कि ये जो जनरल वर्ड्स हैं ये जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, उसी को देखने के लिए नॉसिटर associates का यहाँ पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब अगला वाला जो हमारा यहाँ पे लीगल डॉक्ट्रिन है वो है जनरेलिया स्पेशियबिलिस नॉन डेरोगेंट। सो इट इज़ अ लैटिन टर्म मीनिंग थिंग्स जनरल do not derogate from things special. This is a common law principle for construing legislation which holds that a syntactical presumption may be made that where there is a conflict between a general and a specific provision, the specific provision will prevail. Generalia speciabilis non-derogant is a Latin maxim. It is a maxim used for statutory interpretation. Generalia stands for general, speciabilis stands for special. When interpreted, it means that general laws do not prevail over special laws or the general does not detract from specifics. अब देखो ये बेसिकली इस बारे में बात करता है कि अगर किसी चीज़ के ऊपर में एक जनरल लॉ है एंड उसी चीज़ के ऊपर में बाद में चल करके एक स्पेसिफिक लॉ इनैक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब क्योंकि दोनों ही लॉज हैं तो दोनों के पास सेम पावर्स हैं, बट यहाँ पे किस चीज़ को हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, तो जो यहाँ पे स्पेसिफिक लॉ होगा उसके ऊपर में जो है ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, दैट स्पेसिफिक लॉ विल बी गिवन द मोस्ट प्रेफरेंस। अब इसका एक एग्जांपल हम लोग कैसे मतलब इसका अब एग्जांपल यहाँ पे क्या होगा, तो देखो एग्जांपल ये होगा कि पहले जैसे मैं इसको फिर से कॉर्पोरेट लॉ के थ्रू ही यहाँ पे समझा पा रहा हूँ। तो वो ये है कि पहले क्या होता था कि जो ऑडियो मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सिर्फ एक चार्टेड अकाउंटेंट का ही डिग्री होता था। ठीक है, मतलब आज़ादी के 2 साल बाद ही यहाँ पे चार्टेड अकाउंटेंट का जो इंस्टीट्यूट है उसको बना दिया गया था एंड सिर्फ चार्टेड अकाउंटेंट का ही एक डिग्री होता था। और ये जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं ये सीएस का भी काम करते थे, सीएमए का भी काम करते थे एंड ऑब्वियसली जो सीए का काम है वो तो वो लोग करते ही थे। बट बाद में क्या हो गया कि एक स्पेसिफिक बॉडी को बनाया गया जो कि था आईसीएसआई, जहाँ पे कंपनी सेक्रेटरीज का एक पोस्ट को बनाया गया। तो अब तक जो सारा काम एक जनरल लॉ मतलब सीएस का जो सारा काम अभी तक एक सीए करता हुआ आ रहा था, अब क्योंकि स्पेसिफिकली सीएस के लिए एक अलग से एक डेजिग्नेटेड बॉडी को बना दिया गया है, तो अब से सीए से ज़्यादा जो भी काम सीएस का रहेगा वो सीएस के ही थ्रू यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, वो सीएस के ही थ्रू यहाँ पे हो सकता है। तो ये है कि जब कोई जनरल चीज़ होता है एंड उसके ऊपर में अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ आ जाए तो ये दोनों ही लॉज हैं, तो दोनों के पास में ही लगभग में सेम पावर्स हैं।
बट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि एक स्पेसिफिक लॉ उसके ऊपर में बनाया गया है, तो वी कैनॉट से कि भाई यहाँ पे जो है मतलब यहाँ पे वो जनरल लॉ भी प्रिवेल करेगा। और एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे हम लोग इसको समझाते हैं। मान के चलो जो हमारा आईपीसी है, आईपीसी के अंदर में यहाँ पे ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। एंड अगर कोई भी मर्डर वर्डर होता है तो वो बेसिकली आईपीसी के थ्रू ही वहाँ पे सॉल्व होता है। अब अगर हमारे देश का जो गवर्नमेंट है वो अगर सिर्फ ह्यूमन बॉडी का जो ये है, मतलब बेसिकली ह्यूमन बॉडीज़ के साथ जो भी क्राइम होते हैं, मर्डर रेप वगैरह, अगर उसको सॉल्व करने के लिए या फिर उससे डील करने के लिए अगर एक स्पेसिफिक स्टैट्यूट को वो वहाँ पे बना देते हैं, तो उस केस में वो जो आईपीसी के अंदर में जो चीज़ ह्यूमन बॉडी के इसके लिए दी गई थी वो प्रिवेल नहीं करेगी। ये जो स्पेसिफिक लॉ यहाँ पे बनाया गया है वो अब यहाँ पे प्रिवेल करेगा, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है कि अगर कहीं पे एक ही सब्जेक्ट के ऊपर में दो दो लॉज का वहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो जो वहाँ पे स्पेसिफिक लॉ होगा वही यहाँ पे प्रिवेल करेगा, और जो यहाँ पे जनरल लॉ होगा वो प्रिवेल नहीं करेगा, ठीक है। अब जैसे अगर इसका और एक एग्जाम्पल है वो ये है कि जो कंपनीज होते हैं, कंपनीज के ऊपर में बहुत मतलब एक कंपनी जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड है उसके ऊपर में कंपनीज एक्ट भी लागू होता है, एंड सेबी का भी जो एक्ट है वो लागू होता है। अब अगर शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई चीज़ कंपनीज एक्ट में भी स्टेटेड है एंड उसके बाद शेयर एंड सेबी एक्ट में भी स्टेटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि शेयर मार्केट से रिलेटेड अगर कोई लॉ है तो उसका स्पेसिफिक लॉ सेबी का ही लॉ होगा। तो इसी वजह से जो सेबी का लॉ है वो प्रिवेल करेगा, एंड कंपनीज लॉ का जो कंपनीज एक्ट का जो प्रोविज़न है वो वहाँ पे वैलिड नहीं रहेगा। ये बहुत रेयर देखने को मिलता है। वाई? बिकॉज मतलब ऐसा जनरली नहीं होता है कि एक सब्जेक्ट के ऊपर में दो या दो से ज़्यादा लॉ का कन्फ्लिक्ट हुआ हो, ठीक है। सो जस्टिस ग्रिफिथ सेड इन आर वर्सेस ग्रीनवुड, द maxim generally specialist non-derogant means that for the purpose of interpretation of two statutes in apparent conflict, the provisions of a general statute must yield to those of a special one। मतलब special law ही हमेशा prevail करेगा। When a law is questioned before the court assume that the legislature enacted the law keeping in mind the welfare of society at heart. Thus repealing a law is not favored and is done only under exceptional circumstances. In the case of conflict of interpretation of statutes, this maxim is applied। मतलब दो या दो से ज़्यादा लॉस अगर एक ही चीज़ के ऊपर में कन्फ्लिक्ट कर दें तो जो ज़्यादा स्पेसिफिक होगा उस मैटर के लिए वही वहाँ पे ये किया जाएगा, ठीक है। नाउ दिस कैन बी सीन इन रॉजर्स वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स as a corollary from the doctrine that implied repeals are not favored. It has come to be an established rule in the construction of statutes that a subsequent act treating a subject in general terms and not explicitly contradicting the provisions of a prior special statute is not to be considered as intended to affect the more particular and specific provisions of the earlier act unless it is absolutely necessary so to construe it। मतलब यही बात बेसिकली बोला गया कि अगर स्पेसिफिक लॉ है एंड जनरल लॉ भी है तो जनरल लॉ को हम लोग वहाँ पे मान करके नहीं चलेंगे। यही सारी बातें वहाँ पे बेसिकली बार बार रिपीट होती जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ केस लॉज हुआ था। वो ये था कि आज़ाद ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। टैक्स इज अ स्पेशलाइज्ड फील्ड, वैट इज स्पेशलाइज्ड प्रोविजंस एंड रूल्स इन सीआरपीसी आर कंसिडर्ड टू बी अ जनरल नेचर। हाँ देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि टैक्सिंग के रिलेटेड कोई यहाँ पे केस हुआ था। अब ये जो टैक्सिंग का प्रोविज़न था ये उस टाइम के टैक्सिंग स्टैट्यूट जो कि वैल्यू एडेड टैक्स था उसमें भी था, और सीआरपीसी में भी इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें वहाँ पे स्टेटेड थी, ठीक है। अब जो सीआरपीसी है वो है तो एक क्रिमिनल लॉ का पार्ट, तो अब सीआरपीसी किसी टैक्सिंग स्टैट्यूट के साथ अगर उसका कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है तो सीआरपीसी क्योंकि ये क्रिमिनल लॉ का स्टैट्यूट है तो उसको टैक्सिंग स्टैट्यूट के ऊपर हम लोग नहीं मान सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ये सीआरपीसी को वहाँ पे मतलब ये किया गया, उसको इग्नोर किया गया, एंड जो वैट का प्रोविज़न था वही वहाँ पे अप्लाई हुआ। फिर द स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस पटेल रांझी भाई, conflict arose with respect to section 33 subsection 6 and section 35 of the Bombay Sales Tax Act. It was decided that with respect to unregistered dealers section 336 will
prevail over 3-5 as it was considered a special provision and dealt with their interest in a better manner। अब ये एक केस लॉ था। मैंने जैसा कि कहा है कि कोई भी केस लॉ को हम लोग जब तक एकदम डिटेल में ना स्टडी करें तब तक उसका हम लोग कुछ खास यहाँ पे बता नहीं पाएंगे। बट मैक्सिमम यही है कि ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे होती है ये सभी के सभी कॉरपोरेट एंड सिविल लॉज में ही मैक्सिमम देखा जाता है। जो भी किसी भी देश का जो क्रिमिनल लॉ का जो ये होता है दैट इज़ नॉट दैट, मतलब वो उतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता है आपस में, ठीक है। अब इसके बाद है रेडेंडो सिंगुला सिंगुलिस। नाउ रेडेंडो सिंगुला सिंगुलिस इज अ लैटिन फ्रेज मीनिंग बाय रेंडरिंग ईच टू ईच। इट रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ असाइनिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग सेपरेट थिंग्स टू सेपरेट पीपल और सेपरेट वर्ड्स टू सेपरेट सब्जेक्ट्स। दिस रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू गिव इफेक्ट टू द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज हु ड्राफ्टेड द इंस्ट्रूमेंट। दिस रूल स्टेट्स दैट इन अ सेंटेंस विद सेवरल एंटीसीडेंट्स एंड consequents, each word or phrase should be linked to its appropriate place. For example, the phrase I devise all my real and personal property to A means that each type of property is allocated to A. Similarly, in sentence like if anyone shall draw or load any sword or gun, the word draw or load should be read distributively. When dividing up property between siblings, redendo singula singulis would require that each sibling receives a specific portion of the property. In contract, redendo singula singulis would ensure that each clause is applied to the appropriate party and not confused with another. These examples illustrate how redendo singula singulis is used to ensure that things are distributed or assigned to the corrected person or subject, avoiding confusion or misunderstandings. मतलब बेसिकली ये जो रेडेंडा सिंगुला सिंगुलिस है ये बात करता है कि जिस चीज़ को जहाँ पे होना चाहिए वो उसी जगह पे अगर रहे तो यहाँ पे ज़्यादा बेटर है। मतलब बेसिकली जो चीज़ों को साथ में होना चाहिए वो हमेशा साथ में ही उनका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। अब जैसे ये जो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया था दैट आई डिवाइस all my real and personal property to A means that each type of प्रॉपर्टी इज एलोकेटेड टू ए, ठीक है। अब ये जो लाइन है आई डिवाइस ऑल माई रियल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी टू ए, अब इसमें नॉर्मल आदमी तो यही देख के पढ़ेगा कि जो भी प्रॉपर्टी है चाहे वो रियल प्रॉपर्टी हो या फिर चाहे वो पर्सनल प्रॉपर्टी हो वो ए के पास जा रहा है, ठीक है। ये तो नॉर्मल एक यहाँ पे बेसिकली दिस इज़ द नॉर्मल प्रोविज़न जो कि यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टी होगा रियल हो या फिर पर्सनल हो वो सारा का सारा प्रॉपर्टी ए के पास में ही जाएगा। बट अगर कोई आदमी ऐसा कहे दैट आई डिवाइस ऑल माई रियल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी टू ए, मतलब वो अगर ऐसा कहे कि यहाँ पे तो एंड वर्ड का इस्तेमाल हुआ है एंड वर्ड के बाद ये जो पर्सनल प्रॉपर्टी जो वर्ड है ये तो सिर्फ और सिर्फ मतलब यहाँ पे सिर्फ पर्सनल प्रॉपर्टी ही ए को देने की बात की जा रही है, तो ये भी एक यहाँ पे कंफ्यूजन बन सकता है। बट ये जो रेडोंडा सिंगुला सिंगुलिस वाला जो ये एक डॉक्ट्रिन है वो यही कहता है कि जब भी इंटरप्रिटेशन होगा तो जिन चीज़ों को साथ में रहना चाहिए वो साथ में ही लिए जाएंगे। ये जो रियल एंड पर्सनल शब्द है ये दोनों ही आपस में साथ में ही इंटरप्रेट करने के लिए बनाए गए हैं, तो इसी वजह से इन दोनों को साथ में ही इंटरप्रेट किया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आई डिवाइस ऑल माई रियल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी, इसको अलग अलग करके ये कर दिया गया, ठीक है। फिर और एक है इफ़ एनी वन शैल ड्रॉ और लोड एनी स्वॉर्ड और गन, द वर्ड्स ड्रॉ एंड लोड शुड बी रेड डिस्ट्रीब्यूटिवली। अब देखो इफ़ एनी वन शैल ड्रॉ और लोड एनी स्वॉर्ड और गन, मतलब कोई भी आदमी या तो बंदूक को उठाएगा या फिर बंदूक को लोड करेगा। अब यहाँ पे बंदूक को उठाना एंड बंदूक को लोड करना हमें इसे अलग अलग करके यहाँ पे ये करना है। वी हैव टू इंटरप्रेट दीज टू एज टू डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पे हम इन दोनों को साथ में इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो रेडेंडो सिंगुला सिंगुलिस है ये बेसिकली यहाँ पे बात करता है कि इंटरप्रिटेशन करते वक्त जिन प्रोविजंस को साथ में रहना चाहिए वो हमेशा साथ में ही रहेंगे एंड जिनको अलग रहना चाहिए वो हमेशा अलग ही रहेंगे। इन दोनों को हम लोग साथ में यहाँ पे मिक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
फिर इसके बाद में आता है मुटेटिस मुटेंडिस। इसका मतलब होता है कि जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो कॉपी पेस्ट। Mutatis mutandis translates to all necessary changes having been made or with the necessary changes. The phrase mutatis mutandis indicates that while it may be necessary to make some changes to take account of different situations, the main point remains the same. अब जैसे बोला गया था कि बेसिकली मान के चलो कोई लॉ बनाया गया जिसमें यह कहा गया कि द provisions of XYZ Act will apply mutatis mutandis to this act also. तो ये जो mutatis mutandis वर्ड है इसका मतलब होता है कि जैसा वहाँ पे है ठीक वैसा ही यहाँ पे भी रहेगा. The phrase mutatis mutandis is used with contracts to incorporate terms from one agreement into a different and separate agreement. For example, a lease renewal with similar terms to a previous agreement save for changes to the tenants may incorporate terms mutatis mutandis. मतलब जैसा चीज़ मतलब हमने पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं चाहता हूँ कि वही सेम चीज़ यहाँ पे भी हो, तो मैं mutatis mutandis वर्ड का इस्तेमाल कर सकता हूँ. यानी कि the provisions of the previous contract shall apply टू दिस कॉन्ट्रैक्ट मुटेटिस मुटेंडिस. मतलब जैसा उसमें था वैसा ही यहाँ पे भी ये माना जाएगा. ठीक है. फिर एक्सप्रेसियो यूनिस एस्ट एक्सक्लूसियो ऑल्टेरियस. अब ये जो लॉ है मतलब ये जो लीगल मैक्सिम है ये बेसिकली इस चीज़ के ऊपर में यहाँ पे बात करता है कि अगर किसी चीज़ के बारे में मतलब एक बार हमने मतलब ये जो वो वाला है ना कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, तो ये उसी के जैसा कुछ है. means that all expressions mention of one thing implies the exclusion of another. मतलब अगर एक चीज़ को यहाँ पे बेसिकली स्पेसिफिकली हमने मेंशन कर दिया है तो उसके साथ जो भी वहाँ पे assumptions वगैरह आ रहे हैं वो सभी के सभी ऑटोमेटिकली ही ये हो जाएंगे, मतलब ऑटोमेटिकली ही वो यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे. ठीक है. एट द सेम टाइम जनरल वर्ड्स इन अ स्टैट्यूट मस्ट रिसीव अ जनरल कंस्ट्रक्शन अनलेस देयर इज इन द स्टैट्यूट सम ग्राउंड फॉर लिमिटिंग एंड रेस्ट्रेनिंग देयर मीनिंग बाय रीजनेबल कंस्ट्रक्शन बिकॉज मेनी थिंग्स आर पुट इन टू अ स्टैट्यूट एक्स एबंडेंटली कॉटेलियाइट एंड इट इज नॉट टू बी अज्यूम दैट एनीथिंग नॉट स्पेसिफिकली इंक्लूडेड इज फॉर दैट रीजन अलोन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टैट्यूट. द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू दिस मैक्सिम मस्ट बी carefully watched. The failure to make the expressio completely may arise from accident. Similarly, the exclusio is often the result of inadvertence or accident because it never struck the draftsman that the thing supposed to be excluded requires specific mention. The maxim ought not to be applied when its application leads to inconsistency or injury. मतलब बेसिकली अगर एक मतलब किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अगर एक पर्टिकुलर चीज़ वहाँ पे पहले से ही एक्सप्रेस किया गया है तो वो एक पर्टिकुलर चीज़ बाकी सारे चीज़ों जो भी ऑल्टरनेटिव्स वहाँ पे आ रहा है उन सभी ऑल्टरनेटिव्स को वो एक्सक्लूड या फिर ये कर देगा, वो उसको कैंसिल कर देगा. ये इस मैक्सिम का मेन प्रिंसिपल है. यानी कि अगर फॉर इंस्टेंस ये मैंने यहाँ पे कह दिया कि बेसिकली अब मान के चलो एक लॉ बनाया गया जहाँ पे ये कहा गया, अब जैसे एक लॉ था जिसमें सेक्शन नंबर 11 से लेकर के सेक्शन नंबर 15 तक था. ठीक है. फिर बाद में क्या हुआ कि सेक्शन नंबर 11 से लेकर के सेक्शन नंबर 15 तक जो है वो बेसिकली उसके बाद एक सेक्शन जोड़ दिया गया सेक्शन 15A जो कि ये कहता है कि सेक्शन नंबर 11 से लेकर के सेक्शन नंबर 15 तक जो भी सारे सेक्शंस हैं वो यहाँ पे मायने नहीं रखेंगे. तो ये जो यहाँ पे स्पेसिफिकली एक सेक्शन को यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, मतलब एक चीज़ जो कि यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशनड है उसी से ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि बाकी के सारी चीज़ें भी यहाँ पे एक्सक्लूड हो जा रही हैं. ठीक है.
इसका और एक एग्जांपल है वो ये है कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जो कि हमारे देश में मस्जिद और मंदिर इन सबको यहाँ पे गवर्न करता है, उसके रिगार्डिंग अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह होता है तो उसको गवर्न करता है। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में स्पेसिफिकली ये चीज़ मेंशन्ड या फिर ये एक्सप्रेस्ड है कि ये जो एक्ट है ये अयोध्या डिस्प्यूट पे अप्लाई नहीं करेगा। बाबरी मस्जिद और अयोध्या का जो डिस्प्यूट था उस पर ये केस अप्लाई नहीं होता था। तो ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्रेस्ड है। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो जो इंडियन पीनल कोड था, इंडियन पीनल कोड में स्पेसिफिकली वहाँ पे एक्सप्रेस था कि इंडियन पीनल कोड का कोई भी प्रोविज़न आर्मी, नेवी या फिर किसी भी डिफेंस फोर्स पे अप्लाई नहीं करता। वाई? द रीज़न बीइंग कि ये जितने भी डिफेंस फोर्सेस होते हैं उनका अपना एक कोर्ट मार्शियल होता है, आर्मी का एक यहाँ पे कोर्ट मार्शियल होता है, नेवी का होता है। तो ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड होती हैं, जो स्पेसिफिकली एक्सप्रेस्ड होती हैं, वो इस सारे अजम्पशंस को यहाँ से हटा देती है। अगर कभी भी किसी के दिमाग में ये चीज़ अप्लाई होता है कि अगर अयोध्या डिस्प्यूट को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के थ्रू सॉल्व करना था तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में स्पेसिफिकली अयोध्या डिस्प्यूट को एक्सक्लूड कर दिया गया था। अगर किसी के दिमाग में ये ख्याल आता है कि इंडियन पीनल कोड को मैं कोर्ट मार्शल पे अप्लाई करूंगा इंडियन आर्मी का, तो वो भी अलाउड नहीं है। वाई? बिकॉज वहाँ पे स्पेसिफिकली ये मेंशन था कि ये जो चीज़ है इंडियन पीनल कोड है वो किसी भी तरीके से अप्लाई नहीं होगा किसी आर्मी के कोर्ट मार्शल के ऊपर में। ठीक उसी तरीके से जो जीएसटी है, जीएसटी हमारा उस पर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है दैट जीएसटी इज लेविएबल ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट लिकर फॉर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो ये जो स्पेसिफिकली वहाँ पे मेंशन्ड है एक्सेप्ट लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो इसका मतलब यही है कि जीएसटी किसी भी तरीके से हम लोग दारू के ऊपर है, मतलब जो दारू यहाँ पे पिया जाता है उसके ऊपर में वो अप्लाई नहीं हो सकता। तो ये जो चीज़ है एक्सप्रेसियो यूनिस एस्ट एक्सक्लूसिव अल्टेरियस, इसका मतलब यही है कि मतलब कभी भी अगर किसी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड हो जाती है, देन इन दैट केस उसके रिगार्डिंग जितने भी ये हैं क्या बोलते हैं अजम्पशंस या फिर अल्टरनेटिव्स जो आ सकती है वो पूरे तरीके से वहाँ से हटा दिए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा है कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिटो। अब देखो मैं एक बात हमें है जो कि बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे देखना पड़ता है, वो ये है कि इंडियन स्टैम्प एक्ट जो था वहाँ पे कुछ कुछ ऐसे अमाउंट्स के बारे में बात किया गया था जो कि लगभग में ना के बराबर है। जैसे अगर कोई आदमी घर खरीदता है तो उसको 100 रुपये का स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारा इंडियन पीनल कोड था उसमें किंग वर्ड का इस्तेमाल हुआ था, उसमें क्वीन वर्ड का इस्तेमाल हुआ था। तो अगर कोई आज 2024 में या फिर 22-23 में बैठ करके इन लॉज को अगर वो इंटरप्रेट करेगा तो उसको तो यही लगेगा कि भाई 100 रुपये का स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है। फिर अगर बात करें तो मतलब क्वीन और किंग इंडिया में अब कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें बहुत स्पेसिफिक चीज़ है जो कि हर किसी को यहाँ पे समझ में आती है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। बट इसका मेन रीज़न यही है कि जब भी मतलब बोलते हैं ना कि किसी के बारे में अगर कोई चीज़ हमें सोचना होता है तो हमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ को सोचना पड़ता है। अगर तुम्हें मेरी जीवन के बारे में जानना है तो तुमको मेरे मतलब क्या बोलते हैं मेरे जेब में या फिर मेरे पैंट में अपना पाँव डाल के देखो तब तुम्हें समझ में आएगा। मेरी जगह पे खड़े होकर के देखो तो तुम्हें यहाँ पे समझ में आएगा। तो ये जो कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिटो है ये बेसिकली ये कहता है कि जब भी हम किसी स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करते हैं तो स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करते वक्त उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी हमें देखना पड़ता है। उसका हमें वो टाइम पीरियड को देखना पड़ता है जिस टाइम पीरियड पे वो स्टैट्यूट को बनाया गया था। जैसे इंडियन पीनल कोड को जब भी हम लोग देखते हैं तो ये किंग एंड क्वीन इसके रिगार्डिंग अगर हमें कभी भी डाउट आता है तो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो इंडियन पीनल कोड है ये बनाया गया था एट द टाइम ऑफ जब हमारा देश यहाँ पे गुलाम था। तो उस समय पे राजा रानी हमारे देश में होते थे और उससे भी बड़ी बात इंग्लैंड के राजा इंग्लैंड के रानी को ये दिखाने के लिए बनाया गया था। सो ये जब भी हम किसी एक्ट या फिर स्टैट्यूट को यहाँ पे इंटरप्रेट करते हैं सो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस इंटरप्रिटेशन शुड ऑलवेज बी एज पर द टाइम पीरियड और एज पर द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द एक्ट। आज के टाइम पे बैठ करके उस टाइम के पीरियड के एक्ट्स को समझना ये
ये बेवकूफ़ी के सिवाय और कुछ नहीं है. So the maxim means that a contemporaneous exposition is the best and strongest in law, where the words used in a statute have undergone alteration in meaning in course of time. The words will be construed to bear the same meaning as they had when the statute was passed on the principle expressed in the maxim. In simple words, old statutes should be interpreted as they would have been at the date when they were passed, and prior usage and interpretation by those who have an interest or duty in enforcing the act and the legal profession of the time, the presumptive evidence of their meaning when the meaning is doubtful. But if the statute appears to be capable of only interpretation, the fact that a wrong meaning had been attached to it for many years will be immaterial, and the correct meaning will be given by the courts except when the title to property may be affected or when everyday transactions have been entered into on such wrong interpretation. अब देखो, बहुत सारे ऐसे एक्ट्स होते हैं जिनका हम लोग टाइम पीरियड के साथ साथ हम उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो यहाँ पे गलत करते जाते हैं. एंड ये बहुत केसेस में यहाँ पे होता है. ये बहुत केसेस में यहाँ पे होता है कि किसी एक्ट का जो इंटरप्रिटेशन है वो यहाँ पे गलत किया जाता है. सो जस्ट बिकॉज कि हमें यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखना है, हमें ये देखना है कि वो कैसे हुआ था. तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब ये नहीं है कि वो एक्ट अगर अभी तक गलत तरीके से अगर उसको इंटरप्रेट किया जा रहा था तो अभी भी वो गलत तरीके से ही इंटरप्रेट हो, ऐसा यहाँ पे नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो ये कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिटो, इसका आने का चांसेस तो उतना ज़्यादा नहीं है, बट ये है बहुत ईजी सा एक स्टैट्यूट है. ठीक है. अच्छा, एक डाउट है जो कि लोगों के दिमाग में है, वो ये है कि एक्सप्रेसियो यूनिस एस्ट एक्सक्लूसिव अल्टेरियस, और उसके बाद जो यहाँ पे था क्या बोलते हैं, जनरलिया स्पेशलिस्ट नॉन डेरोगेंट. अब ये जो चीज़ है ये दोनों तो आपस में एक ही जैसे लगते हैं. तो देखो, एक ही जैसे लगते हैं बट एक ही जैसे यहाँ पे है नहीं. ये जो मतलब दोनों एक ही जैसे हैं बट दे आर नॉट द सेम. ठीक है. अगर हम बात करते हैं, ये जो जनरलिया स्पेशलिस्ट नॉन डेरोगेंट था, ये बेसिकली बात करता है कि जब एक चीज़ और दूसरे चीज़ के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो, जैसे एक लॉ और दूसरे लॉ के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे ये जो जनरलिया स्पेशलिस्ट है वहाँ पे हम लोग उसको यूज़ करते हैं जब हमें ये पता होता है कि कोई चीज़ यहाँ पे जनरल है एंड कोई चीज़ यहाँ पे स्पेसिफिक है. तो ये इसका है. बट ये जो एक्सप्रेसियो यूनिट एस्ट एक्सक्लूसिव अल्टेरियस है, इसका मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसमें दो कन्फ्लिक्टिंग लॉज के बारे में बात करते हैं. नहीं, इसका मतलब है कि जब मैंने एक बार कह दिया तो मैंने यहाँ पे कह दिया, उसके बाद जो भी अल्टरनेटिव मीनिंग वगैरह कोई अगर निकाल रहा है तो वो पूरी तरीके से यहाँ पे बंद हो जाना चाहिए. ठीक है. ये मतलब वो एक कन्फ्लिक्टिंग नेचर को सॉल्व करने के लिए है, एंड ये यहाँ पे जो रीजनेबल डाउट वगैरह आ सकता है वो सॉल्व करने के लिए है. ठीक है. इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम एंड फॉर नॉलेज पर्पस ऑल्सो, जो कि है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ and substance. So the doctrine of pith and substance states that within the respective spheres and the state and the union legislatures are made supreme, they should not encroach upon the sphere demarcated for other. However, if one among the state and the center does encroach upon the sphere of the other, the courts will apply the doctrine of pith and substance. If the pith and substance, that is the true object of the legislation, pertains to a subject within the competence of the legislature and enacted, it should be held to be intra vires, although it may incidentally encroach on the matters not within the competency of the legislature. The Privacy Council applied this doctrine in Prafulla Kumar Mukherjee versus Bank of Khulna. In this case, the West Bengal Money Lenders Act of 1946, enacted by the state legislature, was challenged with the contention that parts of the legislation dealt with promissory notes, a central subject. The Privacy Council, while upholding the validity of the impugned legislation, stated that the Bengal Money Lenders Act was in pith and substance a law relating to money lenders and a money lending a state subject, even though it incidentally trenches upon promissory note, a central subject. In state of Bombay versus FN Balsara, the Bombay Prohibition Act was challenged on the ground that it accidentally encroaches upon import and export of liquor across
custom frontier a central subject, the court, while upholding the impugned legislation, declared that the act was in pith and substance a state subject, even though it incidentally encroached upon a central subject. It is widely believed that the origin of the doctrine of pith and substance lies in Canada, and it was introduced in a case named Cushing versus Duffy in the year 1880. The doctrine later made its way to India and is firmly supported by Article 246 of the Constitution and 7th Schedule. In India, it has evolved to become a celebrated doctrine that became the basis of many landmark Supreme Court judgments. देखो बेसिकली यहाँ पे है क्या कि एक लेजिस्लेचर जो होता है उस लेजिस्लेचर का एक पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन या फिर एक पर्टिकुलर एरिया उसके पास में यहाँ पे होता है, ठीक है। जैसे जो हमारे देश में हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 248 के तहत यहाँ पे शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट को बनाया गया है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके तहत हर एक मैटर का किसके पास जुरिस्डिक्शन है और किसके पास में जुरिस्डिक्शन यहाँ पे नहीं है उसको ये देखा गया है। एंड ये बहुत स्पेसिफिक बात है कि कॉन्करेंट लिस्ट में तो खैर हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, बट सेंट्रल लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट है उसको ये ऑर्डर होता है कि आप अपना जो जुरिस्डिक्शनल एरिया है उसको आप ये नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट, मतलब आप उससे अलग नहीं हो सकते हैं, मतलब आप यू कैन नॉट, मैं क्या बोलूँ, आप उसको एक्सीड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं अगर बात करता हूँ तो न्यूक्लियर पावर जो है, न्यूक्लियर पावर के ऊपर में लॉ बनाने का जो भी उसके रिगार्डिंग लीगल इंस्ट्रूमेंट वगैरह होगा वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है, वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती। ठीक उसी तरीके से मैं अगर बात करता हूँ तो जो हमारा ये है इनकम टैक्स है उसके ऊपर में जो लॉ है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है, वो कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती। तो एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अपना अपना कुछ कुछ फेयर्स होता है। जैसे अब अगर कोई म्यूनसिपैलिटी है किसी एरिया का तो म्यूनसिपैलिटी का लॉ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के ही थ्रू बनाया जाएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं बना सकती है। फिर अगर रोड ट्रांसपोर्ट है तो रोड ट्रांसपोर्ट के भी केस में अगर हम बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट ही यहाँ उसको बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नहीं बना सकती। बट कुछ कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं जहाँ पे अगर सेंट्रल एंड स्टेट दोनों ही एक ही सब्जेक्ट के ऊपर में लॉ बना देते हैं, देन इन दैट केस हमारा जो सेंट्रल का लॉ है वो वहाँ पे ज़्यादा प्रिवेल करता है। वाई? बिकॉज अल्टीमेटली हमारा जो इंडिया है उसका जो मेन गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। हमारा इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ही मेन गवर्नमेंट है, उसके बाद जो हमारा सारा जो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट आता है वो उसके बहुत बाद आता है। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को इंडिया को रन कराने के लिए यहाँ पे बनाए गए हैं। हमारा जो कंट्री है वो यूनियन ही है मेनली अगर हम लोग बात करते हैं, बट उसमें थोड़े बहुत जो फेडरल के फीचर्स हैं वो भी हमारे यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं सिंपली, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसका जो ये है मतलब जो मेन चीज़ है वो यही है कि हर एक लेजिस्लेचर को ये पावर दिया गया है कि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर में लॉ बना सकते हैं एंड उस पावर को कोई भी लेजिस्लेचर यहाँ पे एक्सीड नहीं करेगा। एंड ये एक बहुत सिंपल बात है। बट अगर वो एक्सीड यहाँ पे कर भी जाता है एंड वो अगर लॉ यहाँ पे बना भी देता है तो उस लॉ के टाइम पे हमें जो उसका फिथ और सब्सटेंस, मतलब मेनली वो लॉ किस चीज़ के ऊपर में फोकस करता है हमें उसको यहाँ पे देखना है, ना कि उसके कुछ मैं क्या बोलूँ उसके कुछ रिलेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर में। अब जैसे मैं अगर बात करता हूँ तो ये जो प्रफुल्ला कुमार मुखर्जी वर्सेस बैंक ऑफ, ये खुलना नहीं होगा, बैंक ऑफ कालना होगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में खुलना नाम का जगह मुझे नहीं पता कहीं पे है। मैंने कालना जरूर सुना है बट आई हैव नॉट हर्ड ऑफ खुलना। एनीवेज, तो ये जो प्रफुल्ला कुमार मुखर्जी था इसने यहाँ पे इसके मतलब वेस्ट बंगाल के ही जो लेजिस्लेचर है उसके ऊपर में ये केस कर दिया कि जो वेस्ट बंगाल का जो लेजिस्लेचर है उसने ये जो मनी लेंडर्स एक्ट जो यहाँ पे बनाया हुआ है वो तो खैर ठीक है, मनी लेंडर्स एक्ट स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, बट इसमें जो ये मैटर बनाया गया है यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट का, वो तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। तो तुमने भले ही मनी लेंडर्स एक्ट बनाया बट तुम ये जो प्रॉमिसरी नोट है जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है, हाउ कैन यू मेक लॉ अपॉन दिस? ये तो तुम्हारा जुरिस्डिक्शन एरिया के बाहर है। तो इस पे जो कोर्ट था उसने ये कहा, अब याद रखना कि कोई भी अगर हम लोग स्टैट्यूट के बारे में कोई भी केस लॉ अगर है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट हम लोग
उसी टाइम पे लिख सकते हैं अगर वो 1950 के बाद बनाया गया हो, मतलब 1950 के बाद का अगर कोई ये है लॉ है तो उसी में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आज़ादी के पहले नहीं था बट द नेम वॉज डिफरेंट, उसमें प्रिवेसी काउंसिल उसका नाम था। तो जो प्रिवेसी काउंसिल था उसने ये कहा कि भले ही यहाँ पे जो ये है क्या बोलते हैं, जो प्रॉमिसरी नोट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सब्जेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट हमें यहाँ पे मेन चीज़ देखना है। मेन चीज़ यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ की जो वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट थी उसने यहाँ पे ये जो बंगाल मनी लेंडर्स एक्ट बनाया है, ये मनी लेंडर्स को कंट्रोल करने के लिए बनाया है, एंड इसका मेन जो चीज़ है वो मनी लेंडर्स को ही कंट्रोल करना है। अब अगर मनी लेंडर्स यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट अप्लाई करते हैं तो जस्ट बिकॉज एक छोटा सा ही पोर्शन यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मेन चीज़ है, जो इसका पिथ और सब्सटेंस है, वो अभी भी स्टेट लिस्ट के ही अंदर में है एंड ये लॉ यहाँ पे वैलिड है। ठीक वही चीज़ स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बालसारा का केस था, जहाँ पे ये कहा गया कि भाई ये जो स्टेट ऑफ बॉम्बे ने जो यहाँ पे दारू को कंट्रोल करने के लिए जो ये लॉ बनाया हुआ है, ये लॉ वायलेटिव है उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर। वाई? बिकॉज यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ अल्कोहल के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसमें भी जो कोर्ट था उसने ये कहा कि भाई भले ही यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ अल्कोहल को यहाँ पे रोका जा रहा है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ अल्कोहल जो है वो मतलब इसके बाहर है। अगर हम जनरली देखें तो कोई आदमी अगर मतलब कोई भी देश, कोई भी राज्य में अगर उसको एक ट्राई स्टेट घोषित करना है तो उसके केस में तो जो बेसिकली जो यहाँ पे जो दारू है वो तो हर एक तरीके से बैन होना चाहिए। अब जस्ट बिकॉज कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से दारू यहाँ पे बैन नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है, तो इसमें यहाँ पे देन मतलब तब इसको करने का यहाँ पे फ़ायदा क्या हुआ। अब जैसे बिहार है, बिहार में दारू बैन है। अब अगर दारू बैन है तो वहाँ पे तो दारू को बैन करना ये भली स्टेट गवर्नमेंट का पावर हो, बट दारू का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है। तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि मैं नेपाल से यहाँ पे बिहार में दारू इंपोर्ट करता रहूँगा एंड मैं बिहार से दारू को नेपाल में एक्सपोर्ट करता रहूँगा, वो तो ठीक नहीं। तब यहाँ पे जो है मेन यहाँ पे मतलब मेन फ़ायदा यहाँ पे क्या हुआ, तो इस एक्ट में भी ये कहा गया कि दारू को जो बैन करना है हमें इसका पिथ एंड सब्सटेंस चेक करना होगा, एंड उस पिथ एंड सब्सटेंस के तहत जो भी यहाँ पे कदम उठाया जाना चाहिए दारू को बैन करने के लिए वो सारा का सारा कदम यहाँ पे टोटली वैलिड है। तो इवन इफ अगर ये जो बॉम्बे प्रोहिबिशन अल्कोहल प्रोहिबिशन एक्ट है ये अगर यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है उसको यहाँ पे ये वायलेट करता है, स्टिल अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पे मेन चीज़ देखना है, एंड वो मेन चीज़ यही है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मैटर है उसको अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ रिस्पेक्ट करने के लिए जाते हैं तो जो दारू बैन है उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। ठीक है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ डिवाइडेड द एक्सटेंट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन, ये तो खैर हम लोग जानते ही हैं, ऑल्दो देयर स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस आर वेल एस्टैब्लिश्ड इन द 7th शेड्यूल, देयर ऑफन अराइज कन्फ्लिक्ट्स एज टू वेदर द सेंट्रल और द स्टेट एज द केस में बी एनक्रोचिंग अपॉन द स्फीयर टू डील द, मतलब यही वहाँ पे बात है कि पिथ और सब्सटेंस को ही यहाँ पे किया जाता है कि जब भी कोई जुरिस्डिक्शन को, जब भी कोई लेजिस्लेचर अपना जुरिस्डिक्शनल एरिया को एक्सीड करता है तो जुरिस्डिक्शनल एरिया को एक्सीड करते वक्त वो मतलब पिथ एंड सब्सटेंस के हिसाब से कितना ज़्यादा यहाँ पे एक्सटेंशन हुआ है, या फिर मेन अगर हम लोग क्रक्स निकालते हैं तो उसके हिसाब से कितना यहाँ पे एक्सटेंशन हुआ है, वही हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे इससे ज़्यादा और कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है। ठीक है, लास्ट वाला जो है वो है यूट्रिस मैजिस वैलिड क्वाम पेरेंट। अब इसका मतलब क्या है, द मैक्सिम इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स विच लिटरली मीन्स दैट इट मे रैदर बिकम ऑपरेटिव दैन नल। द इफेक्ट ऑफ दिस मैक्सिम इज दैट एन इनैक्टिंग प्रोविजन और अ स्टैट्यूट हैज़ टू बी कंस्ट्रूड टू मेक इट इफेक्टिव एंड ऑपरेटिव। अब इसको याद करने का मैं एक बहुत ही यहाँ पे हद्दा सा ये देता हूँ, वो ये है कि ये जो यहाँ पे हमारा मैक्सिम है इसमें एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है जो कि है पेरेंट। अब जो पेरेंट का मतलब होता है माता पिता। अब माता पिता जो होते हैं वो कभी भी अपने बच्चे को नहीं चाहेंगे कि मतलब उनका जो बच्चा है वो यहाँ पे बिगड़ा हुआ हो।
दे विल वो लोग ये कभी नहीं चाहेंगे कि जो उनका बच्चा है वो एकदम से बिगड़ जाए। वो लोग, जो भी माँ बाप होता है वो हमेशा अपने बच्चे को अच्छा बनाने के ऊपर में ही काम देता है। तो ये जो यहाँ पे डॉक्ट्रिन है वो ये कहता है कि जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को बहुत अच्छा या फिर एक सबसे बेस्ट बनाने की कोशिश करता है, ठीक उसी तरीके से जो भी यहाँ पे इंटरप्रिटेशन करने वाला कोर्ट होगा या फिर जो भी आदमी होगा, उसको कोई भी एक्ट या फिर स्टैट्यूट उसको इंटरप्रेट करते वक्त उसको ये बात पे ध्यान देना चाहिए कि उस इंटरप्रिटेशन से जो भी एक्ट या स्टैट्यूट की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो एक्ट और स्टैट्यूट ऑपरेटिव हो, वो एक्ट और स्टैट्यूट वहाँ पे कुछ उसका मीनिंग जरूर निकले। ये नहीं कि उसको पूरे तरीके से इग्नोर कर देना, भले ही वो स्टैट्यूट यहाँ पे कितना ही खराब क्यों ना हो, बट इंटरप्रेटर को ये ज़रूरी है कि उस स्टैट्यूट को जब भी वो इंटरप्रेट करता है, देन इन द स्मॉलेस्ट सेंस उसको हमेशा ही वहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन है उसको करते वक्त ही शुड ऑलवेज रिमेंबर कि मुझे इसको ऑपरेटिव बनाना है, मुझे इसको एकदम से मार नहीं डालना है। जैसे जो बच्चा होता है, बच्चे को पहले ठीक करने की कोशिश यहाँ पे की जाती है, एंड अगर बच्चा फिर भी ठीक नहीं होता तो फिर उसको हम लोग नालायक बोल के छोड़ देते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। सो द मैक्सिम उट रेस मैक्सिम वैलियंट कॉम्पेरेंट, अच्छा ये तो मैंने बोल ही दिया। एज मैंशनड अबव, द मैक्सिम means that it is better for a thing to have an effect than for it to become void. While interpreting any provision, the court should not lean towards a construction that renders any provision or the statute void or futile. Hence, whenever the words used in a provision are imprecise, uncertain and ambiguous, thereby leading to the possibility of alternative constructions, then the court should construe the provision in such a manner that none of the provisions of the statute is turned इनऑपरेटिव। मतलब सिंपल बात वही है कि जब भी आप किसी भी स्टैट्यूट या फिर एक्ट को मतलब ये करेंगे, देन इन दैट सिचुएशन यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि भाई हमें जो ये स्टैट्यूट या फिर जो एक्ट है इसको ऐसे तरीके से यहाँ पे बनाना है जिससे कि इसका कुछ ना कुछ मीनिंग तो ज़रूर निकले। ऐसा ना हो कि भाई इसका मीनिंग जो है वो एकदम, मतलब बेसिकली किसी भी स्टैट्यूट को हमें यहाँ पे मारना नहीं है, क्योंकि जब भी कोई स्टैट्यूट बनता है तो वो जो स्टैट्यूट बनाने वाले लोग होते हैं उनका जो दिमाग होता है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे तेज़ होता है। ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस कोई भी स्टैट्यूट यहाँ पे ख़राब नहीं होता, उसमें थोड़े बहुत जो प्रोविजंस है वो यहाँ पे खराब हो सकते हैं। सो द मैक्सिम इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स एंड प्रिजम्पशंस। अ स्टैट्यूट शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड फॉर शेयर वेगनेस। थोड़ा बहुत खराब है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पूरा ही यहाँ पे ये कर दो। व्हेन द कोर्ट्स एम्बार्क ऑन इंटरप्रेटिंग अ प्रोविजन, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नेसेसिटी इज दैट द लॉ सर्वाइव्स। हमें यहाँ पे कानून को ऊपर में लेकर के चलना है, जो भी कानून है उसी को हमें उसको हमें अपलिफ्ट करके चलना है। वाइल pronouncing upon the constitutionality of a statute, the court must start with the presumption in favor of its constitutionality। मतलब जैसे एक माँ बाप हमेशा ही अपने अगर किसी के बेटे का किसी से झगड़ा हो जाता है तो शायद ही कोई माँ बाप होगा जो कि अपने ही बेटे को वहाँ पे ये दोषी मान के चलता है। हर एक माँ बाप जब भी किसी के साथ उसके बेटे का झगड़ा होता है, देन इन दैट केस वो हमेशा ही ये बात पे ध्यान देते हैं कि जो उनका बेटा है उन्हीं को वो लोग निर्दोष यहाँ पे साबित करे। ठीक है। वो लोग कभी भी ये नहीं करते हैं कि भाई मेरा ही बेटा यहाँ पे सबसे गलत करता है, अनटिल एंड अनलेस वो स्पेसिफिकली वहाँ पे प्रूव हो जाए। सो द true interpretation of a provision or a statute is one that is in accordance with the intention of the legislature. The intention of the legislature cannot be otherwise than to give effect to all the provisions of the statute for achieving the object for which the laws was enacted। मतलब हमें जो legislature है उसका यहाँ पे intention को ध्यान में रखना है। Adopting an interpretation by which any provision is rendered inoperative or unworkable will be adverse to the legislative intent। मतलब लास्ट में हम लोग ये एकदम लास्ट का बात होगा कि भाई ऐसा करने से यहाँ पे ये कुछ मीनिंग ही नहीं निकल रहा है, ये एकदम लास्ट में होगा। द कोर्ट्स आर टू इंटरप्रेट द लॉ एंड द मेकिंग एंड रिपीलिंग ऑफ लेजिस्लेशन इज द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द लेजिस्लेचर। इन सच सर्कमस्टांसेस एनी इंटरप्रिटेशन बाय विच एनी प्रोविजन और statute turns futile amounts to a rejection of law and that is not within the jurisdiction of the courts। एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि किसी भी
लॉ को इनऑपरेटिव बनाना, इसका जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट राइट होता है वो हमेशा लेजिस्लेचर के ही पास में होता है। लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू डिक्लेयर एनी लॉ एज समथिंग विच इज़ नॉट एट ऑल, मतलब लेजिस्लेचर ही किसी लॉ को रिपील कर सकता है, ये कोर्ट के पास में पावर नहीं है। बट स्टिल अगर कोर्ट ऐसा करना भी चाहता है तो उसे एकदम मतलब क्या बोलते हैं, टू द लास्ट एक्सटेंट इस बात को उसको लेकर के चलना होगा। Courts can strike down a law on the ground of unconstitutionality, but the courts cannot introduce any vagueness or unconstitutionality in a provision by adopting a peculiar construction or construing a provision in a particular manner। मतलब ये जो लॉ को यहाँ पे ख़त्म करना है, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग मतलब बेसिकली कोर्ट ये बोल सकते हैं कि ये जो लॉ है वो संविधान के खिलाफ है या फिर संविधान के यहाँ पे साथ है, बट दे कैन नॉट से दिस थिंग कि ये लॉ पूरे तरीके से यहाँ पे जो है वो पूरे तरीके से यहाँ पे ये है वो इस बात का मतलब दैट लॉ इज़ जस्ट ऑफ नो मीनिंग, ये यहाँ पे पहले से हमें मान करके नहीं चलना है। ठीक है, फिर in Tinsukia Electric Supply Company Limited versus the State of Assam, the Honorable Supreme Court held that the courts strongly lean against construction that tends to reduce a statute to futility। मतलब कोर्ट स्ट्रांगली लीन अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन, मतलब एक ऐसा कंस्ट्रक्शन या फिर एक ऐसा मीनिंग निकालना जिससे कि कोई भी लॉ यहाँ पे फ्यूटाइल हो जाए, वो चीज़ हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे बच करके चलना है। अ स्टैट्यूट और एनी इनैक्टिंग प्रोविजन देयर एन मस्ट बी सो कंस्ट्रूड एज टू मेक इट इफेक्टिव एंड ऑपरेटिव। हाउएवर इफ अ स्टैट्यूट इज एब्सोल्युटली वेग एंड इट्स लैंग्वेज इज होली इंट्रैक्टेबल एंड एब्सोल्युटली मीनिंगलेस, द स्टैट्यूट कुड बी डिक्लेयर वॉइड फॉर वेगनेस। एंड अगर ऐसा है कि भाई वो तो एकदम ही नालायक स्टैट्यूट है, एकदम ही नालायक यहाँ पर वो एक्ट है, तो फिर उस केस में हम लोग वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर इन शंकर राम द एपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट देयर एग्जिस्ट्स अ प्रिजम्पशन दैट द लेजिस्लेटिव इंटेंट इज टू गिव इफेक्ट टू एवरी पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट। इट इज अ कार्डिनल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन दैट नॉर्मली नो वर्ड और प्रोविजन शुड बी कंसिडर्ड रिडंडेंट और सुपरफ्लुअस इन इंटरप्रेटिंग द प्रोविजंस ऑफ अ स्टैट्यूट। इट इज नॉट करेक्ट टू से दैट अ वर्ड इन अ स्टैट्यूट इज अननेसेसरी और पर्पसलेसनेस अनलेस दे आर कंपेलिंग रीजंस टू से। मतलब यहाँ पे भी वही बात बोला गया कि जब भी कोई लेजिस्लेचर किसी भी लॉ को यहाँ पे बनाता है, देन वो इसी बात को मान करके चलता है कि हर एक जो उसका प्रोविज़न है वो एकदम मतलब जब भी कोई लॉ बनता है तो वो हर एक प्रोविज़न को ध्यान में रख करके हर एक प्रोविज़न के ऊपर में बार बार डिस्कशन वगैरह हो करके जो है वो यहाँ पे बनाया जाता है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न नो लॉ इज़ बाय डिफ़ॉल्ट फ्यूटाइल। बट अगर हम लोग ये करते हैं मतलब बेसिकली ऐसा कुछ करते हैं जहाँ पे कोई लॉ जो है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो उसमें भी हमें उस लॉ में से जितना अच्छाई निकाला जा सकता है हमें उसके ऊपर में मेनली यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद और तो केस लॉस को कुछ ज़रूरत नहीं है। ये स्वामी आत्मानंद वर्सेस श्री रामकृष्ण तपोवनम, इट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द स्टैट्यूट मस्ट बी रेड इन सच अ मैनर सो एज टू गिव इफेक्ट टू द ऑल प्रोविजंस देयर ऑफ। अ स्टैट्यूट मस्ट बी रीजनेबली, मतलब यहाँ पे भी वही सारी बात बोली गई है, तो बार बार इसको यहाँ पे समझाने का कोई मतलब यहाँ पे नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ये चैप्टर था वो यहाँ पे एंड हो गया है। अब इसके बाद हम लोग चालू यहाँ पे करेंगे वो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड्स टू कंस्ट्रक्शन। अब देखो ये जो चैप्टर है यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 है इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड्स टू कंस्ट्रक्शन। इसके रिगार्डिंग मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ कि आपके सिलेबस में इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड्स टू कंस्ट्रक्शन ये नाम के 2 चैप्टर्स वहाँ पे हैं, बट व्हाट आई वांट टू से इज़ कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड्स टू कंस्ट्रक्शन ये जो चीज़ है इनको हम लोग अलग अलग अगर यहाँ पे समझने जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए ये हो जाएगा, मतलब दैट विल नॉट बी दैट मच बेनिफिशियल फॉर अस। हेंस फॉर दिस रीज़न इंटरनल एड्स टू कंस्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल एड्स टू कंस्ट्रक्शन हमें इन दोनों को ही साथ में स्टडी करना है। इन दोनों को अलग अलग से स्टडी करके कोई यहाँ पे फ़ायदा नहीं होगा। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न अगला जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 7 प्लस चैप्टर नंबर 8 है, ना कि चैप्टर नंबर 7 अलग से एंड चैप्टर नंबर 8 अलग से। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना है। ओके, सो अभी हम इस चैप्टर का जो काम हमारा वो यहाँ पे हो चुका है, तो अब हम लोग अगले चैप्टर की ओर जाते हैं।